or seed tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. So let's discuss about seed cells. Seed cells are also known as seed tubes. It is elongated, tube-like living cylindrical or oval cells. Thin cellulosic cell wall is present and it is placed end to end. Non-nucleated and protoplasm has large vacuoles, and the very important thing is that perforated seed plate is present between two seed tubes. सबसे पहली चीज की elongated होते हैं, long cells होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है. जैसे ट्यूब का फॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अंदर से हॉलो होता है. सिमिलरली ये भी ट्यूब लाइक होते हैं एंड दीज आर लिविंग सेल्स. दैट मीन्स कि इनमें कैपेसिटी होती है डिवीजन की एंड ग्रोथ की. लिविंग सेल्स होते हैं. शेप अगर आप देखेंगे सिलेंड्रिकल या फिर ओवल इन शेप ये होते हैं. इसकी जो सेल वॉल होती है ये थिन सेलुलोसिक सेल वॉल होती है. सेलुलोसिक मींस दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज जो कि सेल वॉल को बनाता है. इसके अलावा इसके बारे में भी सेम चीज है जो हमने वेसल्स के बारे में पढ़ी थी. ये एंड टू एंड प्लेस्ड होता है. दैट मींस ये इसी के ऊपर ही दूसरा भी सीड ट्यूब प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पे कंडक्शन के लिए परफोरेटेड तो है बट साथ साथ एक परफोरेटेड सीड प्लेट भी प्रेजेंट होती है, समथिंग लाइक दिस, जिसमें कि होल्स होते हैं. इसके दोनों तरफ जो है सीड ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये हेल्प करती है सीड प्लेट एक जगह से दूसरी जगह तक फूड को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि वाटर का कंडक्शन फिर भी इजी है. वाटर थोड़ी सी परफोरेटेड जगह से जा सकता है बट इन केस ऑफ फूड के केस में या सॉलिड पार्टिकल्स के केस में परफोरेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट होने के लिए एक परफोरेटेड सीड प्लेट भी इंपॉर्टेंट होती है. तो जब ये एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं, तो जहाँ पे प्लेस्ड है वहाँ बीच में परफोरेटेड सीड प्लेट भी प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट थिंग कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं. दैट मींस कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बट प्रोटोप्लाज्म जो इसका होता है उसमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यूज आर कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन वर्ड का मीनिंग आपको पता है. कंपेनियन मींस कोई साथ में रहने वाला कोई कंपेनियन होता है. सो दिस इज एसोसिएटेड विद सीड ट्यूब्स, elongated, narrow, thin, living cells, nucleated, help seed tube. So students, companion means कोई जो किसी के साथ रहता है. तो ये companion cells भी किसी के साथ रहते होंगे, तो ये associated रहते हैं seed tubes के साथ. seed tube के साथ ही जो आपको साइड में एक associated सा सेल दिख रहा है, this is companion cell. ये कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं? elongated होते हैं, लॉन्ग इनका शेप है. नैरो मींस पतले होते हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत नैरो इन स्ट्रक्चर है. थिन होते हैं एंड ऑल्सो लिविंग सेल्स होते हैं. इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दैट इज व्हाई दीज आर न्यूक्लिएटेड इन नेचर. नेक्स्ट थिंग, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये साइड बाय साइड सीड ट्यूब्स की हेल्प करते हैं. सीड ट्यूब्स कंडक्शन ऑफ फूड कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूट कर रहे हैं, उसी के कंडक्शन में कंपेनियन सेल्स भी उसकी हेल्प करते हैं. एक्स्ट्रा इनका कोई भी अलग फंक्शन नहीं होता है. थर्ड एलिमेंट इज फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स. दीज आर elongated, lignified and bare plates. These are dead and sclerenchymatous cells and they provide mechanical support to the plant. That means इनका भी स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है. अब यहाँ पे सेल्यूलोसिक सेल वॉल नहीं है. यहाँ पे सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, which I told you it is a cement-like hardening material which is waterproof in nature. साथ ही साथ फ्लोएम फाइबर्स में पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं. पिट्स मींस स्मॉल अपर्चर्स और स्मॉल होल्स जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है. इसका जिन सेल से फॉर्मेशन होता है वो सेल्स डेड होते हैं एंड स्क्लेरेंकाइमेटस होते हैं. स्क्लेरेंकाइमेटस मींस वो सेल्स जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज में यूज हो रहे थे वही सेल्स का फॉर्मेशन फ्लोएम फाइबर्स में भी होता है. नेक्स्ट थिंग, फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. अभी तक हम दोनों के बारे में पढ़ रहे थे, चाहे सीड सेल्स के बारे में पढ़ा, कंपेनियन सेल्स के बारे में पढ़ा. दोनों कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे, फूड को कंडक्ट कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट फ्लोएम फाइबर्स का कंडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. नाउ फोर्थ एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम which is phloem parenchyma and this is also known as wood parenchyma. It is elongated with pointed ends and thin wall structure made up of parenchymatous
स्टोरेज। सो स्टूडेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा को वुड पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। इसका शेप भी इलोंगेटेड होता है, बट उसके पॉइंट्स होते हैं, एंड जो होते हैं वो सब पॉइंटेड होते हैं। इसकी वॉल थिन होती है। एंड इन केस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा ये कंपोज्ड होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल से। पैरेन्काइमेटस सेल्स मींस वो सेल्स जो पैरेन्काइमा टिश्यूज में प्रेजेंट से, उन्हीं से ही फ्लोएम पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, मतलब सिंगल सीडेड प्लांट्स की बात करें, तो उसमें फ्लोएम एब्सेंट रहता है। दैट मींस इट इज प्रेजेंट ओनली इन डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा की प्रेजेंस नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग, इसके फंक्शन की बात करें, दैट इट हेल्प्स इन कंडक्शन एंड फूड स्टोरेज। अब ये कंडक्शन भी कर रहा है फूड का, साथ साथ फूड को स्टोर करने में भी हेल्प कर रहा है। जितना भी फूड स्टोर हो रहा है प्लांट में, उसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो कंडक्शन हो रहा है फूड का एंड सॉलिड का, उसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो स्टूडेंट्स, वी स्टडीड अबाउट फ्लोएम टिश्यूज। ये कॉम्प्लेक्स कोवैलेंट टिश्यूज होते हैं। फूड को एंड सॉल्यूट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इनमें जो कंडक्शन हो रहा है ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, बल्कि बाई डायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स कि बोथ डायरेक्शंस में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट थिंग, इसके एलिमेंट्स होते हैं सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव सेल्स इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, लिविंग है, सिलेंड्रिकल या ओवल इन शेप होते हैं। और इसके बाद में इंटरेस्टिंग बात ये कि एंड टू एंड प्लेस्ड होता है, बीच में परफोरेटेड सीव प्लेट प्रेजेंट रहती है, जो ट्रांसपोर्टेशन में इजीली हेल्प करती है। सीव सेल्स के साथ ही साइड में कंपेनियन सेल्स भी अटैच होते हैं, जो सीव ट्यूब के साथ साथ ही कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, जिनको बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है। ये elongated होते हैं और इनकी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है। बट ये फॉर्म होते हैं डेड एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से, और इनका काम क्या होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। लास्ट होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसको वुड पैरेन्काइमा भी बोला जाता है। ये भी elongated होते हैं, इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं, वॉल थिन होती है, एंड इनका फॉर्मेशन पैरेन्काइमेटस सेल से होता है। सिर्फ ये मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट रहता है। इनका कंडक्शन में भी वर्क है कि फूड को भी कंडक्ट करता है, साथ साथ फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम टिश्यूज। थैंक यू। Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, today I am going to explain new chapter, that is chemical changes and reaction. First of all, in this chapter, topic is a chemical change. What do you mean by chemical change? A change which alters the specific properties of a material is called chemical change. Means during a chemical change, properties of a substance undergo change. In what manner? Which I explain in further. First of all, take an example, that is C12H22O11. This is the molecular formula of sugar, that is also known as cane sugar. Upon heating, this gives 12C plus 11H2. What is 12C? That is the black mass of the substance. And water molecule eliminate in the form of steam. This is an example of chemical change. This chemical change having the following properties, which is explained in the notes. Number first, a chemical change results in the formation of at least one or more product. It means, student, if in a chemical chain reaction proceed gives one or two or more than two product. In this example, upon heating of sugar gives two product. One is the black mass
of carbon and another is the steam in the form of copper. Okay, so first point is that in a chemical change more than 2 or 2 products are formed. Now next point is the weight of the substance undergoing chemical change usually change, but as per the law of conservation of mass, during a reaction, mass of the reactant just equal to the mass of product. It means there is no any change. But in this point, I am explaining the weight of substance undergoing change means weight of reactant just equal to the weight of product as per the law of conservation of mass. But in this reaction, water evolve in the form of steam which undergo in atmosphere, so that only mass of the black carbon remains. Hence, the weight of reactant not equal to the weight of product. That's why we are saying that weight of substance undergoing chemical change usually change. Means both weight are different. Okay. Now, third point is it is permanent and irreversible. Permanent and irreversible means one time sugar converted into black mass in water, then after the completion of reaction, black mass and water recombine to give sugar is not possible. So it one is irreversible. If this reaction, backward reaction is possible, then this one is a reversible reaction. But here we are assigning forward direction arrow. It means reaction don't move to one backward direction. Okay. Yes. Now last point is that during chemical change, energy is neither absorbed or evolved. Means energy of the reactant is equal to the energy of product. Means no absorption of energy and evolution of energy takes place. Okay, this is all about chemical change. Now next topic is the types of changes. Student, there are 2 types of change. One is endothermic change and next one is the exothermic change. Yes, what is endothermic change? Endothermic means absorption of heat and exothermic means evolution of heat. So, how will you define it? When a chemical change takes place with the absorption of heat energy. It means, student, when heat is supplied to the reactant, that reaction proceed. Such type of reaction is known as endothermic change. Now we have to explain with some example. First one is the mercuric oxide, that is HgO, upon heating means heat is supplied to the reactant, and it's decomposed into mercury and oxygen evolution takes place. In this reaction, heat energy is required for the decomposition of mercuric oxide. So this one is an endothermic change. Now next example is the decomposition of calcium carbonate, that is CaCO3. In this reaction also heat energy is supplied, then it decomposed to give calcium oxide and carbon dioxide gas. This is also an example of endothermic reaction.
Now, next is exothermic change. Student, it is defined as when a chemical change takes place with the evolution of heat energy. In this reaction, heat energy is evolved, so that such type of reaction is known as exothermic change. Now, take some example. First one is the candle on burning. What happened? When candle is burned, then heat and light energies evolve. So evolution of heat and light reaction is also an exothermic. Next example is the respiration. Respiration, in this reaction, oxygen inhaled by the human body and evolve the heat energy. So this one is also an example of exothermic reaction. Student, this is all about today. Put it down and remaining part of the chapter explaining next session. Okay? Okay, over and out. Hello students, I am A.K. Dwivedi and welcome to SUI online classes of English. Today I will continue the same topic which was cleared on yesterday, that was subject verb agreement. Okay, I will continue some more rules related to this topic, so try to understand seriously. Okay students, rule number 19 up to 18 rules I have cleared to you. Now rule number 19 is that if all of, not all of plus singular verb, यानी यदि all of plus not all of plus singular verb and uncountable noun are used as subject, यानी यदि all of, not all of और singular countable uncountable noun subject के रूप में यूज होते हैं, तो स्टूडेंट्स there is always singular verb with them, इनके साथ हमेशा singular verb का ही प्रयोग होता है. For example, first example, see here, all the money has been spent. Students, here money is uncountable noun and all that is used as subject. Money, that is uncountable noun and singular, that is why singular verb, that is has been spent. We can never use here have, that is plural form of verb. Okay, next example, all of the milk. Here all of is used as subject and milk, that is noun which is uncountable. That's why singular verb was is used. We can never write the sentence like all of the milk were. No, were का प्रयोग नहीं करेंगे. Drunk by him. Okay. Now next example, not all of the wealth. Here subject is not all and wealth, that is uncountable proper now uncountable noun, that is why singular verb is used. We can never use here are, because not all of is used as subject plus wealth, that is uncountable noun. Okay. Now rule number 20. Rule number 20. All of, all, not all of plus plural countable noun, यानी इन्हीं वर्ड्स के साथ यदि
प्लूरल काउंटेबल नाउन कनेक्ट हुआ है देन और दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, देन देयर इज ऑलवेज प्लूरल वर्ब। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल all the students, here students is countable noun, okay, that is why verb, that is plural verb used, we cannot use was. Students, that is plural and countable noun, that is why verb helping verb is used. Now second, all of the books, here all of is used as subject plus books, that is countable noun, that's why verb, that is helping verb and it is plural form, okay. Now third example, not all of plus participants, participants, that is common and countable noun, that's why here verb helping verb is used, okay. Students, next rule number 21. Try to understand seriously. The amount of plus a large amount of or a great deal of, a good deal of, etc. These words are used as subject with singular uncountable noun. यानी इन शब्दों के साथ यदि सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, देयर इज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब विद देम। स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ के साथ यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है एंड इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में है, देन देयर इज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब विद देम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। द अमाउंट ऑफ मनी, मनी दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, द अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, okay, singular uncountable subject, that's why is, that is helping verb which is singular, we can never use are here, okay. Next example, a great deal of grain. Students, here a great deal plus grain, grain that is uncountable noun is used as subject, that's why here was, that is singular verb of past tense is used. Next sentence, a large amount of dirty water. Here a large amount of dirty water that is uncountable noun, that's why here singular verb is used, is flowing into the river. बहुत सारा पानी नदी में, गंदा पानी नदी में बह रहा है, यहाँ पर a large amount of dirty water is used as subject, dirty water uncountable, therefore we use here singular verb. Now next rule, rule number 22. Students, a, comma 1, comma 3, 4, 5, 6, etc. plus 100, dozen, pair, 1000, etc. plus plural noun if they are used as subject, यानी a plus 1, 3, 4, 5, 100, dozen, pair, 1000 इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, then there is always plural verb, यानी हम इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म की वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू that is definite number, 2 dozen, we cannot write dozens, never। अगर डेफिनेट नंबर ना हो, सपोज 2 नहीं होता तो डजन्स हो जाता। If there is definite number, then
can't change it into plural. 2 dozen, not dozens. Pencils, that is plural and countable noun. That is why there is plural verb. We can never use here is. If there had been any uncountable noun, we can use it. Now second, 5, that is definite number 100, not 500s. 500s नहीं हो सकता है. Boys study, boys that is countable noun. Study पढ़ते हैं. Here यहाँ पर ये present indefinite में singular verb है. Present indefinite में if subject is singular, then yes yes add करते हैं. If subject is plural, we don't add yes or yes. It is plural subject boys. That is why study plural verb is used. Now last example, 3000. We cannot write thousands. But definite number ना होती तो हम बोलते thousands of spectators. तो यहाँ पर spectators countable आपका plural noun है. That is why verb, that is plural verb is used. Okay student, thank you for attending today's classes. Now tomorrow I will provide you a lot of practice material so that you may practice and try to understand it seriously. Okay, bye. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत हिंदी विषय में बच्चों पद्य भाग के अंतर्गत कबीरदास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कबीरदास के जीवन परिचय को जान लेते हैं। तो आप जो है पद्य भाग लिखेंगे अपनी कॉपी पे, फिर हेडिंग डालेंगे कबीरदास, और इसके बाद जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी जीवन परिचय। बच्चों ये आपको अपनी CW की कॉपी पे क्या करना है, नोट करना है। हेडिंग पड़ी जीवन परिचय। अब मैं जीवन परिचय लिख रही हूँ और साथ ही समझाऊंगी भी, तो आप सभी जो है अपनी CW की कॉपी पे इसे नोट डाउन करेंगे। कबीरदास का निर्गुण संत कवियों में प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। अब बच्चों जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, 1398 ईस्वी, काशी, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे। जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति का मतलब होता है बच्चों लोक प्रचलित कथाएं। जनश्रुति के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था।
लोक लाज, लोक लाज के भय के कारण उसने शिशु को लहर तारा, अब लहर तारा को भी आप जो है ब्लैक पेन से लिखते हैं और इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करते हैं। शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर का लालन पालन, कबीर का लालन पालन, लालन पालन नीरू नीमा, नीरू नीमा। बच्चों अब जैसे नीरू नीमा आ रहा है तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी ब्लैक पेन से लिखें और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। कबीर का लालन पालन नीरू नीमा नामक निसंतान जुलाहे दंपति ने किया, जुलाहे दंपति ने किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने वैष्णव संत गुरु रामानंद से दीक्षा ली। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्होंने नवी, जो कि एक सूफी कवि थे, नवी से भी दीक्षा ली। कबीर दास की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनकी मृत्यु
कि इनकी मृत्यु सन 1495 ईस्वी में मगहर में हुई। अब बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पर आया था रामानंद, इसको भी आप ब्लैक पेन से नोट करिए थे तो अच्छा रहेगा। गुरु रामानंद को, नवी को भी आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक पेन से लिखकर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। और इसी तरह 1495 ईस्वी, इसको ब्लैक पेन से लिख के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करें। और मगहर को भी लिखकर ब्लैक पेन से लिखें और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करें, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और दूसरों को प्रभावित भी करेगा। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करते हैं कबीरदास की रचनाओं के बारे में। हेडिंग डालेंगे आप, रचनाएं। जैसे कि बच्चों आपको अभी मैंने बताया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो उनकी वाणियां जो थी वो उनके शिष्यों द्वारा संकलित कर ली जाती थी। तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कबीर की वाणियों का, कबीर दास की वाणियों का संग्रह, वाणियों का संग्रह बीजक। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक है। इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। साखी, सबद और रमैनी। कबीर जो थे उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का, विसंगतियों का, बाह्य आडंबरों का, कर्म कांडों का विरोध किया था और खंडन मंडन की प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोगों को उपदेश दिए थे। कबीर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। परिणाम स्वरूप उनकी भाषा पर कई बोलियों का प्रभाव पड़ा और इस कारण विद्वानों ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा। तो एक आप हेडिंग और डाल लेंगे, भाषा, और इसके अंतर्गत लिखेंगे कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी का मतलब होता है बच्चों साधुओं की। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भी कहलाती है। यह या पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है। खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है। बच्चों, आपको यह जो जीवन परिचय मैंने लिखवाया, इसके जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको आपको अपनी CW की कॉपी पे नोट करना है। मैंने बहुत ही धीमे धीमे बोर्ड में लिखा है और स्पष्ट भी लिखा है, तो आप अपनी कॉपी पे इसको बड़ी स्पष्टता के साथ नोट करेंगे।
बच्चों, अब हम अपने अगले वीडियो में साखी जो कबीर की रचना का एक भाग है उसके दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे। अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि साखी दोहा छंदों में लिखी गई है और साखी तद्भव रूप है साक्षी का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself, Kashiti Devi, your maths teacher. Students, in my previous video, I discussed the chapter rational and irrational number. Okay, now today we are going to start the new chapter which is compound interest without using formula. Okay, in this chapter we calculate the compound interest but without using formula. Okay students, now firstly what is interest? Before compound interest, what is interest? Then students, if we need some money, okay, and for this we go to the bank on another friends, person, colleague. Now when we borrow some money to the bank and we give this money with some extra money after the fixed time, okay, now the money borrowed is called the principal and the extra money paid for using lender's money is called interest. Okay, the actual borrowed money is called principal and those extra money is called interest, and the total money paid to the lenders at the end of the specified period is called amount, total money. Okay, means amount is equals to principal plus interest. Clear? Amount is equals to principal plus interest, where principal borrowed money and interest is extra money. Okay? Now there are two types of interest. First is, we know that simple interest. First is simple interest and the second is compound interest. Compound interest. Okay? Now, firstly, what is simple interest? Simple interest. The interest is said to be simple if it is calculated on the original principal throughout the loan period, irrespective of the length of the period for which it is borrowed. Okay? And the formula of simple interest is P means principal into rate into time upon 100. Okay, means SI is equals to P RT upon 100. Okay, now students, in this case, same sum, okay, same sum at the same rate of interest per annum.
then the interest of every year is same in simple interest. Okay. Now in compound interest, what is compound interest? Money is said to be compound interest if when the interest which has become due to at the end of a certain fixed period, time will be 1 year, 1.5 year, 2 year, okay. It is not paid to the money lenders but is added to the sum lent. The amount thus obtained become the principal for next period, and this process is repeated until the amount for the last period is found. Okay. Actually, students, if we see the difference, then here the amount will be obtained the end of the year is become the principal for the second year. Okay. Now when the amount obtained in the end of the second year, this become the principal for the next third year. Okay. It means here the difference between the original principal and final amount is called the compound interest. Original principal and the final amount, okay, is called the compound interest. Now let's discuss the simple interest and compound interest with one example. Students, this is the example. Here let sum borrowed by a person, okay, that is principal is 1000 rupees, okay, and rate is 10% per annum and time 3 years, okay. Now here we calculate the interest with SI and here we calculate the interest with CI, okay. Now let's see. We know that for the first year, here P is equals to 1000 rupees, okay. Now for the first year, SI is equals to PRT upon 100. Okay, we know that P is 1000, R is 10, and for the first year only, then time should be 1 year. Okay, upon 100. Then SI is 100 rupees. Okay, SI is 100. Then amount is, we know that P plus I, amount is principal plus interest. Principal is 1000 and interest 100, that is 1100 rupees. Okay students, now on CI for the first year. Okay, here principal is 1000. For the first year, interest is same formula PRT upon 100, and as we know that P is equals to 100, R 10 time. For the first year, time is 1 year. Then I is equals to 100 and A is equals to P plus I. Amount is equals to P plus I means 1000 plus 100, that is 1100, which is 1100. Okay. Now here we can say that CI and SI at the end of first year will be same. SI is equals to CI. Okay. Now for the next year, for second year, principal is same 1000, P is equals to rupees 1000, rate 10%, time for the next second year, time 1 year,
then SI is equals to 1000 into 10 into 1 upon 100 means 100 rupees. Okay. Now amount is equals to 1100 plus 100. Actually here the 100 is only interest for the second year. Then amount is equals to 1100 plus 100 which is 1200 rupees. Okay. Now second year, for the second year SI for second year principal is 1100 rupees. Now see the difference. Here the principal is 1000 rupees and in CI the principal is 1100 because we know that in case of CI the amount of first year become the principal for the next year. Okay. Now I is equals to PRT upon 100 and P is equals to 1100. R is 10 into 1 upon 100. Okay. Now 110 rupees. Okay. Now when we add the amount, we get amount for the second year. Amount for the second year principal plus 2101 rupees, 1210 rupees. Here we can say that CI is more than SI. In this case, CI is more than SI. Okay, because we got amount here. The amount is 1200 rupees. Here amount is 1210 rupees. This is for the second year. Now for the third year, if we calculate for the third year, still for the third year, principal is 1000 rupees because we know that when we calculate the SI, we use the original principal. Okay, that is 1000 rupees. Okay. Now I is equals to PRT upon 100, P is 1000, R is 100 and for the third year time is 1 year, I is equals to 100 rupees and amount is principal plus interest. Principal is the amount is 1200 plus 100. Okay, 1200. We don't use this principal. Okay. Then A is equals to 1300 rupees. That is for final amount. Now at CI for the third year, principal is 1210 rupees. 1210 rupees and I is equals to PRT upon 100. Here the I is 121 rupees. When we use find amount is what is final amount? 120 plus 121 which is 1331. Okay. Now students, see the difference. The CI at the end of third year, CI is amount at CI we got 1331 rupees and amount at SI 1300 rupees. Now when we calculate the simple interest and compound interest, in this case this is the simple interest for first year, this is the simple interest for second year
and this is the simple interest for third year. Means 100 plus 100 plus 100. At the end of 3 years, the total SI is 100 plus 100 plus 100 means 300 rupees. Okay. Now, at the end of 3 years, the total CI is, first year CI is 100 rupees. At the end of second year, CI is 110 rupees, and third year 100 plus 110 plus 121. Then 1, 3, 3. Okay. Now see the difference. The CI is more than the SI. Okay. Then with this example, students, we observe that from the table, the compound interest is increasing every year. Okay. With the compound interest is increasing every year, and the principal for the, which increases the principal for the, because compound interest is increasing, then obviously principal is also increases. Then we can say that CI at the end of 3, CI is equals to at the end of 3 year amount minus final amount minus original principal. Final amount, that is 1331 rupees. Original principal is 1000 rupees. When we subtract it, we got 331 rupees. Clear, students? Good morning, students. Students, in our today's lecture, we will talk about some numerical problems. So, let's start with our first numerical problems. I am writing it here. Question number first. What is our first problem, students? If a sports car go from west if a sports car go from west to 27 meter second inverse in 9 seconds. What is the magnitude of average acceleration? So student, this is the problem. यहाँ पर आपको गिवन है if a sports car go from the rest, तो रेस्ट से गिवन है, कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपको पता है क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? u से। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगी स्टूडेंट्स 0। ठीक है। उसके बाद क्या वेलोसिटी अचीव करा है? 27। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी 27 मीटर सेकंड इनवर्स। कितने टाइम में अचीव कर रहा है? दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्पोर्ट्स कार। टाइम आपको गिवन है 9 सेकंड। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और
चेंज इन वेलोसिटी जब हम निकालते हैं डेल्टा की, हमेशा क्या करते हैं, डेल्टा की कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो क्या है 27, इनिशियल क्या है 0। तो ये वैल्यू डेल्टा की क्या है आपकी 27। ओके, टाइम कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 9। सो पुट दिस वैल्यूज हियर 27/9 3। तो आंसर आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this is the acceleration average acceleration for this particular problem. I think you got this. Now let's start with another problem. So I am doing it. Our second problem is question number 2 is what? A cheetah, the fastest of a cheetah accelerates from rest. A cheetah accelerates from rest. A cheetah accelerates from rest. A cheetah accelerates from rest to 26 meter second inverse. 26 meter second inverse. Assuming that acceleration is constant, यहाँ पर बता रहा है given है, assuming acceleration is constant, assuming acceleration is constant, assuming acceleration is constant. Find the average speed of cheetah. Find the average speed of cheetah. Find the average speed of cheetah. देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको गिवन है एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेट होने का मतलब आपको पता है वेलोसिटी का क्या होना, चेंज होना। वेलोसिटी का चेंज होना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट पर था, यानी u इक्वल टू आपका क्या था 0। आंसर निकाल करें, आंसर डाल देता हूं यहां पर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, चीता की 0 है। फाइनली वेलोसिटी क्या अचीव कर रहा है, v इक्वल टू 26 मीटर सेकंड इनवर्स। एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इस वेलोसिटी से वेलोसिटी पे वो क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। आपको फाइंड करना है स्टूडेंट यहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, कि एवरेज स्पीड निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे होल द जर्नी में ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या की है, चेंज करी है। और आपको एक क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। So you have to just find the total distance and total time। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था स्पेशल केस पीडीएफ में, कि अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट गिवन है, तो यू हैव अ स्पेशल फार्मूला, डायरेक्टली यू कैन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। एंड द फार्मूला वाज व्हाट, फार्मूला क्या था, डायरेक्टली आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला था v एवरेज का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये आपका एक सिंपल सा फार्मूला था डायरेक्टली। तो आप इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी केस में दोनों ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, तो इससे अगर आप निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल केस अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको एज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट गिवन है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं v बार इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपकी है 26 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 और वेलोसिटी की स्पीड है तो मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया, फॉर्मूले से डायरेक्टली आ गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा जो आपका तरीका है वो क्या है, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको टाइम भी गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन फ्रॉम द रेस्ट टू एक्सेलरेशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको टाइम नहीं गिवन है, सो यू कैन नॉट फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस इन दैट वे। So I think this is the only way you have to solve this problem। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर क्या है, सेकंड में। तो थैंक यू।
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस कार्य स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, starting from rest, starting from rest, accelerates down a slope, accelerates down a slope at 1.6 meter second power minus 2. How far has he gone in the end of 5 सेकेंड। सो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर स्टूडेंट्स क्या है, 3 है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए आपको क्या गिवन है, रेस्ट से तो यू इक्वल टू आपका क्या हो गया 0, एक्सेलरेट डाउन, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखिए दिख रहा है एक्सेलरेट डाउन अ स्लोप, मतलब नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको पता है नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो ऊपर की तरफ वो जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने का मतलब है एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, और जब वो डाउनवर्ड आता है तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे मैं किसी चीज को चौक को छोड़ता हूँ, यहाँ से लीव करता हूँ, लेफ्ट करता हूँ, तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन है तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 1.6 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। हाउ फार हैज ही गॉन एट द एंड ऑफ, टाइम हम लोगों को गिवन है 5, टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड। हम लोगों को फाइंड करना है कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करे, हाउ फार हैज ही गॉन इन द एंड ऑफ द 5 सेकेंड। यू दे रखा है, ए दे रखा है, आपको टी दे रखा है। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव करी थी ग्राफिकल मेथड से, तो ये इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। s निकाला था, u आपको गिवन है 0 है, 0 का मल्टीप्लाई में होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इनटू a की वैल्यू है 1.6, t की वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 प्लस स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, ये वैल्यू 2 से कैंसिल कर दीजिए 0.8 हो जाएगा ये आपका, 5 प्लस स्क्वायर 25, 25 8 जा 200, 1 के बाद पॉइंट लगा लीजिए तो आपका आ गया 20 मीटर। तो आंसर आपका स्टूडेंट क्या है यहाँ पर 20 मीटर। So this is your last problem, and in the next section we will continue with some more numerical problems. I think you have cleared these 2 problems. So thank you students, we will meet in the next lecture. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Children, my today's topic is geographic grid, latitudes and longitudes. It is the second chapter of geography of class 9 ICSE board. In my previous video, I told you about the geographic grid. हमने बताया था कि geographic grid क्या है. Geographic grid is a crisscross framework known as geographic grid. किस तरीके से मैंने बताया था कि geographic grid होती है जिसमें lines running from east to west are horizontal lines and they are called latitudes, and lines running from north to south are called longitudes
इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स भी बोलते हैं। और ये जो इस तरह से क्रिस क्रॉस करके जो फ्रेमवर्क बनता है जिसको हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड के यूजेस भी बताए थे कि क्यों हम ग्रिड की हमें ज़रूरत पड़ती है या लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है, टू लोकेट प्लेसेस, टू इंडिकेट जो है वो डायरेक्शंस एंड टू मेक द कैलकुलेशंस। ये 3 हमारे इसके यूजेस थे। एंड नाउ आई विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम यूजेस ऑफ लैटिट्यूड्स या सम पॉइंट्स अबाउट लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में हम आपको और कुछ बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि अभी मैंने आपको जैसे जगह कल मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी 1.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, ये मैंने बताया। बट अब प्रॉब्लम ये है कि आप सोचोगे व्हाट इज 23, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज नॉर्थ, ये तो समझ में नहीं आया ना। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम लैटिट्यूड्स को जो है वो लोकेट करते हैं, किस तरह से देखते हैं। इसको भी मैं एक डायग्राम से बताऊंगी, जैसे कि दिस, ओके, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले मैं सारे पॉइंट्स पढ़ते जाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है कि देयर आर 181 लाइन्स। जो हमारा ग्लोब है उसमें जो लैटिट्यूड्स हैं उनका देयर आर 181 लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। अब कैसे होती हैं मैं बताती हूँ आपको। दिस इज इक्वेटर और ये 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पर होता है। अब जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर, जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे 1 डिग्री के डिस्टेंस पे 1 डिग्री के डिस्टेंस पे लैटिट्यूड्स होती हैं। और जो हमारा ये है नॉर्थ पोल, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री नॉर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि 1 डिस्टेंस ये देखिए ये ऐसे करके, तो ये जो हमारी इस तरीके से करके होती है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 1 एंगल का गैप होता है। इसको हम लोग एंगल से ही क्लियर करते हैं। तभी मैंने बोला आपको कि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारी 90 एंगल्स होते हैं। 90, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 90 तक। इसी में ही जब हमारा 23 1.5 डिग्री आता है, मतलब कि इस जगह पर मैंने इसको एक इमेजिंग किया था कि ऐसे करके, तो हमने यहाँ पर लिखा था 23 1.5, क्योंकि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो लैटिट्यूड है हमारा वो 23 1.5 डिग्री। और नॉर्थ क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि नदर्न हेमिस्फीयर, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं 23 1.5 डिग्री नॉर्थ। इससे ये क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से एंगल्स, तो अब आप देखिए, आप 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ रिवर्स होते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे 90 एंगल्स बनते हैं। ऐसे ही जब हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर हमारा देखिए ऐसे करके 23 1.5 डिग्री, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा साउथ, जब हमने ऐसे लिख दिया इसका मतलब ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी। क्लियर हो गया? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारे जो एंगल्स, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 एंगल्स का डिस्टेंस होता जाता है एक लैटिट्यूड के बीच में। क्लियर हो गया? अब देखिए 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, 90 जो कि हमारे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, प्लस 90 जो हमारा इक्वेटर से साउथ की तरफ है, और प्लस 1 जो ये हमारी इक्वेटर की लाइन है। तो दे ऑल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 181। तो इस तरीके से 181 जो है वो लैटिट्यूड्स पूरे ग्लोब में इमेजिनरी लाइन्स है जिन्हें हमने प्लेसेस को लोकेट करने के लिए इमेजिन किया। क्लियर हो गया? फिर हमारा नेक्स्ट है नॉर्थ पोल। ये भी मैंने क्लियर किया कि नॉर्थ पोल जो है हमारा वो 90 डिग्री नॉर्थ है, साउथ पोल हमारा 90 डिग्री साउथ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। मैंने क्लियर किया कि हम इन्हें एंगल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से 1 एंगल का डिस्टेंस देते हुए। ये सारी इमेजिनरी लाइन्स है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि कोई भी ग्लोब पर या अर्थ पर बनी नहीं है, इन्हें
जानने के लिए, डायरेक्शंस को, कैलकुलेशंस को और प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। मार्क इन डिग्रीज, इन्हें हम डिग्रीज के साथ में मार्क करते हैं। आपने हर जगह देखा, मैंने डिग्रीज यूज करी है, 90 डिग्री, 23 1.5 डिग्री, 23 1.5 डिग्री साउथ, इस तरीके से। और यहाँ पर भी जो हमने आपको आर्कटिक बताया था, ये मेरा देखिए आर्कटिक, ये यहाँ पे मैंने कम किया, 66 1.5 है जो, ठीक है। तो ये हमने इनको डिग्रीज के साथ में मार्क किया है, नॉट इक्वल लेंथ। अब ये इक्वल नहीं होती है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जो मेरा हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर हमारा ग्रेट सर्किल है, फिर मैंने यहाँ लिखा इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्किल, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्किल होता है। अब एक आप इमेजिन करिए कि जिस तरीके से ये हमारा ग्लोब है, लेकिन जो हमें ये चीज़ यहाँ दिख रही है वो उसके बैक में भी पूरी है, ठीक है। तो जो ये हमारा इक्वेटर की लाइन जा रही है वो पीछे से भी जा रही है, तो इस तरीके से करके वो एक सर्कल बना रही है इक्वेटर। तो इक्वेटर ने एक सर्कल बनाया, तो वो हमारा सबसे ग्रेट सर्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद जब धीरे धीरे और सर्कल्स बढ़ते जाते हैं 1 एंगल के डिस्टेंस पे, तो वो जो सर्कल्स हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोल्स की तरफ हमारी जो अर्थ है वो स्प्रिकल होती चली जा रही है, मतलब कि इस तरह से हम जो शेप है ना अर्थ का, वो क्या करता है कि वो उसके सर्कल्स को छोटा करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सर्कल हमारा इक्वेटर का है, उसके बाद जो हमारा सर्कल बन रहा है ये अंदर पीछे से आके वो उससे छोटा होता जाएगा, और जब हम जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचेंगे हमारा सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा। ये हमने लिखा नॉट इक्वल लेंथ, मतलब जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, जो भी इनके सर्कल्स हैं, उनकी जो लेंथ है वो एक जैसी इक्वली नहीं है, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज, यहाँ से इधर डिक्रीज हो रही है और जब नीचे जाती है तो यहाँ से डिक्रीज होती जाती है। ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करते हुए यहाँ पर आती है और डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा क्या है? नॉट इक्वल लेंथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने क्लियर किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1.5 डिग्री पर है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1.5 डिग्री साउथ पर है। फिर हमारा आर्कटिक सर्कल, देखो एन लिखा है, इसका मतलब नदर हेमिस्फीयर में है, तो ये 66 1.5 डिग्री नॉर्थ पर हमारा है, और एंटार्कटिक जो कि 66 1.5 डिग्री साउथ पे हमारा है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से क्लियर कर दूँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हमारे लैटिट्यूड्स, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए, और लैटिट्यूड्स के बारे में कि वो 181 उनके नंबरिंग है। 181 में नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री होता है, साउथ पोल भी ऑल्सो 90 डिग्री होता है। इसके साथ ही इनका जो कैलकुलेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू द एंगल्स होता है, इनको हम एंगल से कैलकुलेट करते हैं, डिग्रीज में मार्क किए जाते हैं ये, एंड नॉट इक्वल है, इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है। इक्वेटर जो होता है वो सबसे बड़ा सर्किल होता है, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23 1.5 साउथ में है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 1.5 नॉर्थ में है। एंटार्कटिक और आर्कटिक ये भी क्लियर हो गया, आर्कटिक 66 नॉर्थ में है और एंटार्कटिक 66 1.5 साउथ में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर लैटिट्यूड्स। बट अभी लैटिट्यूड्स की कुछ और यूजेस हैं जो हम